हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी धर्म से संबंधित थे उसकी चर्चा कर ली थी। आज जो बात करेंगे हम साउथ इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री की, एंशियंट इंडिया में संगम काल की। क्योंकि संगम काल में 3 राज्यों की चर्चा की जाती है, चोल, चेर और पांड्यों की। ओके, तो संगम काल की बात करेंगे आज की क्लास में। तो संगम काल का जो समय निर्धारित किया गया है, यानी साहित्यों के विवरण के आधार पर जो समय निर्धारित किया गया संगम काल का, वह 3rd BC से लेकर कब तक है? 2nd AD तक। ओके, 3rd BC से लेकर 2nd AD तक की बात करता है साहित्यों के विवरण के आधार पर। लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो क्या संगम काल का जो समय निर्धारित करते हैं, टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं 500 BC से लेकर 500 AD तक। यानी कि 500 BC से लेकर 500 AD तक बात करते हैं श्रीनिवास अयंगर साहब। श्रीनिवास अयंगर साहब, एन सुब्रमण्यम अय्यर 300 BC से 300 AD मानते हैं। ठीक है, एन सुब्रमण्यम अय्यर 300 BC से 300 AD। और जो एंशियंट इंडिया में हम पुस्तक पढ़ते हैं RS शर्मा, प्रोफेसर RS शर्मा की, वह 3rd AD से 6th AD टाइम पीरियड की बात करते हैं संगम काल की, 3rd AD से 6th AD तक की। ओके, और नीलकंठ शास्त्री जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री जिन्होंने लिखा है, वह बात करते हैं क्या कि 500 BC से लेकर 300 AD तक का जो काल है वह संगम काल है, यानी कि चोल, चेर और पांड्यों का काल है। ठीक है, ये तो हो गई इसके टाइम पीरियड की बातें जो कुछ विद्वानों द्वारा बात की जाती है। साहित्यिक विवरण की बात करते हैं, तो साहित्यिक विवरण की बात हमने की 3rd BC से लेकर 2nd AD तक की। ओके, तो क्या है संगम काल या संगम का अर्थ क्या होता है? क्योंकि संगम शब्द क्या है? संस्कृत का शुद्ध रूप है। संगम का अर्थ होता है मिलन, यानी नदियों का मिलन, कई नदियों का एक जगह मिलन, जैसे प्रयागराज में संगम है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती का। ओके, तो संगम का अर्थ होता है मिलन, संस्कृत शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलन, नदियों का मिलन कह सकते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया का जो पोर्शन हम देखेंगे उसमें क्या है? कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, पेन्नार नदी है, ओके, कावेरी नदी है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है जो इसमें लोग मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्या क्षेत्र कहलाता है? संगम के नाम से जान रहे हैं। क्योंकि संगम सिर्फ नदियों के क्षेत्रों का मिलन नहीं कह सकते। क्या है संगम काल जो है, या संगम संगम काल में जो भी क्या है पीरियड्स निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या है 3 संगम होते हैं। तीनों की भी बात हम करेंगे। उसमें तमिल कवियों और विद्वानों का भी क्या है संगम कह सकते हैं, मिलन कह सकते हैं, मिलाप कह सकते हैं। ठीक है, तमिल कवियों एवं विद्वानों के मिलन से ज़्यादा बात कर सकते हैं। इसमें क्या है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी क्या है इस पीरियड में, यानी कि 300 BC से लेकर 200 AD के मध्य क्या है मिलन होता है, यानी कि उत्तर भारत से और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का। तो 3 चीज़ें हैं संगम में: नदियों का मिलन, तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन। क्योंकि यह जो संगम पीरियड है, संगम काल है, जो भी संगम होते हैं 3 संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में करीब 990 वर्ष का टाइम पीरियड बात की जाती है कि 990 वर्ष तक चला। 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कवि भी आते हैं, करीब 8000 साढ़े 8000 कवि इसमें सम्मेलन में भाग लेते हैं संगम में। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे कौन कौन से संगम हुए 3। तो ये संगम काल का जो हमने शाब्दिक अर्थ देखा, और संगम शब्द जो सबसे पहले मिलता है वो कहाँ मिलता है? संगम शब्द एक शैव ग्रंथ है साउथ इंडिया का, शैव ग्रंथ, उसका नाम है तिरुन्मुकासी। उसका क्या नाम है? तिरुन्मुकासी।
तिरुनमुकासी, ठीक है। तो तिरुनमुकासी शैव ग्रंथ में सबसे पहले संगम शब्द की प्राप्ति होती है। ओके, ये तो बात हो गई हमारी संगम से रिलेटेड, ठीक है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो संगम काल में हमने चोल, चेर और पांड्यों की बात की, वह क्षेत्र कौन सा है, या कौन पहले आया, यानी कि चोल पहले आए, फिर पांड्य आए, पांड्यों ने शासन किया, फिर चेरों ने शासन किया। अगर मैप के थ्रू हम बात करें संगम पीरियड्स की, ये मैप है साउथ इंडिया का। ओके, साउथ इंडिया का मैप है। साउथ इंडिया में हम देखेंगे कि चोल कहाँ है, सबसे पहले चोल आते हैं, फिर पांड्य शासन करते हैं, फिर चेरों द्वारा शासन किया जाता है। ओके, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर, ये पेन्नार रिवर है, ठीक है, ये हो गया पेन्नार रिवर। और इसकी जो बात करें हम कावेरी नदी की, ठीक है, तो ये जो तमिल क्षेत्र है या तमिल प्रदेश है जो नदियों का संगम है, ठीक है। उधर से क्या है, तुंग भद्रा कृष्णा नदी में सहायक नदी, तुंग और भद्रा दो नदियां हैं, पहले आपस में मिलती हैं तो तुंग भद्रा होती है, फिर तुंग भद्रा क्या है, कृष्णा नदी से मिलती है। तो ये क्षेत्र है नदियों का संगम हो रहा है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तमिल प्रदेश। इन्हीं क्षेत्रों पर क्या है, शासन किया जाता है, किसके द्वारा, चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा और चेरों द्वारा। तो चेर को क्या है, केरल पुत्र भी कहते हैं, यानी कि चेर कहाँ शासन करेंगे, केरल में। तो सबसे पहले जो शासन है वह बात करें हम, चोल यहां पर है इस क्षेत्र में, ठीक है। पांड्य कहाँ है, इस क्षेत्र में, ओके। और चेर कहाँ शासन करते हैं, इस केरल वाले क्षेत्र में, ये चेरों का राज्य है, ठीक है। लेकिन जो क्रम की हम बात करेंगे, क्रम सबसे पहले चोलों का आता है, फिर पांड्यों का आता है, फिर चेरों का आता है, ठीक है। तो ये तो ज्योग्राफिकल देख लिया हमने कि साउथ इंडिया में कहाँ चोल पांड्य है। जब राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, क्या स्रोत क्या है जानने का, संगम काल का, कितने संगम हुए और संगम साहित्य कौन कौन से हुए, उन संगमों में रचना की गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है संगम काल के राजवंशों की, वह है चेरों की। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेर पदा शब्द का वर्णन मिलता है, जिसको किससे संबंधित किया गया है, चेरों से, ठीक है। चूंकि यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ओके, ऐतिहासिक प्रमाण मिलेगा कब, 3rd BC से। तो सबसे पहले जो चेर पदा का वर्णन मिलता है, अगर क्वेश्चन पूछता है चेरों के बारे में जानकारी, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, लेकिन यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। दूसरा जो साक्ष्य प्राप्त होता है, पांड्यों ने सबसे पहले क्या है, पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख कौन करता है, मेगस्थनीज, ओके। मेगस्थनीज द्वारा पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख किया जाता है, हालांकि यह भी ऐतिहासिक नहीं है। किसका उल्लेख किया जाता है, पांड्यों का, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं मानेंगे इसको हम, यह अभी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। ऐत्रेय भी नहीं है, और मेगस्थनीज का जो मेगस्थनीज द्वारा पांड्यों की सबसे पहले जानकारी दी जाती है, वह भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण की शुरुआत हो गई कब से, अशोक के समय से, ठीक है। अशोक के 2 अभिलेख हैं, ओके।
अशोक के दो अभिलेख हैं। कौन कौन? पहला है सेकेंड अभिलेख, ओके। तो सेकेंड अभिलेख में किसकी किसकी जानकारी मिलती है, और दूसरा है 13वां अभिलेख यानी कि 13th की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि सेकेंड अभिलेख में 4 दक्षिण भारतीय राज्यों की बात उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन 13th अभिलेख में क्या है, सिर्फ 3 दक्षिण भारतीय राज्यों की प्राप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं सेकेंड अभिलेख में? चोल, चेर, पांड्य और सातीय पुत्र। चौथा कौन है? सातीय पुत्र। हालांकि सातीय पुत्र का राजनीतिक इतिहास में हम पढ़े उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अशोक का क्या है, दूसरे अभिलेख में इन 4 दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन याद रखेंगे, सेकेंड अभिलेख में 4 है। जो दूसरा बात करेंगे सेकेंड 13th अभिलेख, 13वां अभिलेख, ओके। 13th अभिलेख में, इस अभिलेख में साउथ इंडिया के 3 ही राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, ओके। उसमें जो नाम है क्या है, चोल, पांड्य और केरल पुत्र यानी कि चेर। ठीक है, 13th अभिलेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र यानी कि चेर की भी 3 राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है दक्षिण भारत में। और इन्हीं तीनों की जानकारी क्या है, कौटिल्य द्वारा भी दिया गया है, विवरण दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। ठीक है, किसमें? अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। ये तो अशोक अभिलेख की बात हो गई जिसमें जानकारी मिलती है और अर्थशास्त्र के बारे में। अगली जो जानकारी प्राप्त होती है हमें साउथ इंडिया के इन राजवंशों की, वह कौन सा है? खारवेल। ठीक है, खारवेल कहाँ का शासक था? खारवेल उड़ीसा का शासक था, उड़ीसा से। ठीक है, उसका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में उत्कीर्ण है कि खारवेल अपने शासन के 11वें वर्ष, किस वर्ष? 11वें वर्ष। ठीक है, क्या करता है वह 11वें वर्ष? जो त्रिय देश हैं साउथ इंडिया को, उनको विनष्ट कर देता है। क्या करता है? विनष्ट कर देता है, यानी उनको समाप्त कर देता है, हरा देता है, युद्ध में पराजित करता है, विनष्ट कर देता है। ठीक है, त्रिय देशों को। तो ये जानकारी मिलती किसे? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, अगली जो जानकारी में देता है चोल पांड्य के बारे में या साउथ राज्यों के बारे में, वो देता है कौन? टॉलमी। ओके, टॉलमी। टॉलमी कैसे जानकारी देता है? दक्षिण भारत के 4 राज्यों की, तमिल प्रदेशों की। उसने 4 नाम गिनाए हैं। ठीक है, 4 नाम अपने यूनानी रोमन भाषा में। पहला लिमीराइक। क्या है? लिमीराइक। पहला है लिमीराइक। लिमीराइक कौन है? लिमीराइक चेर, यानी कि लिमीराइक किसे कह रहे हैं? चेर।
दूसरा जो नाम हुआ गिनाता है साउथ इंडिया का राज्य का, एंड ओड। एंड ओड याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चंस क्या है, ये नाम देकर क्या करें, मिलाने के लिए दे दे। एंड ओड कौन है? सातीय पुत्र, जो जिसकी जानकारी क्या है, अशोक के द्वितीय अभिलेख से भी क्या है, प्राप्त होती है। सातीय पुत्र, ठीक है। एंड ओड, लिमराइक चेर। टालमी और दो नाम देता है, दूसरा तीसरा नाम जान जाएंगे, पांडियोन। पांडियोन, पांडियोन यानी पांड्य। अगर चोलों और पांड्यों के बीच दुश्मनी देखनी हो, जानना हो, तो साउथ इंडिया की एक मूवी है कैथी की, उस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, नाम नहीं याद आ रहा। उसमें क्या है, चोलों और पांड्यों के वर्तमान में जो वंशज आपस में कैसे लड़ते हैं, उसकी उस मूवी में दिखाया गया, उसको देखेंगे, ठीक है। ये हो गया पांडियोन, पांड्य। चौथा जो नाम देता है, सोर नई। कौन है? सोर नई। सोर नई यानी चोल, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ये नाम दिए जा सकते हैं रोमन नाम, और उनके आगे लिखा जा सकता है चोल, चेर, पांड्य, सातीय पुत्र। तो याद रखेंगे ये चार नाम कौन है, टॉलमी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इन चार प्रदेशों के रूप में, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रदेशों के रूप में जानकारी कौन देता है, टॉलमी। अगली जो जानकारी प्राप्त होती है कात्यायन की पुस्तक वर्तिका से। कात्यायन की पुस्तक है वर्तिका, ठीक है। कात्यायन की पुस्तक है वर्तिका। चोल व पांड्यों का विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक में, ठीक है। चोल व पांड्यों का सिर्फ, चोल व पांड्य, ठीक है। चोल व पांड्यों का विवरण प्राप्त होता है कात्यायन की पुस्तक वर्तिका में। यानी कि कात्यायन भी क्या है, साउथ इंडिया के इन दो राज्यों की जानकारी अपनी पुस्तक वर्तिका में उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन पूछा गया अरिकमेडु के बारे में। अरिकमेडु यानी पांडिचेरी। तो फर्स्ट बीसी में जगह है, या अभी भी है, अरिकमेडु। अरिकमेडु यानी आज का पांडिचेरी, यानी पांड्यों के नाम पर ही पड़ा होगा इसका नाम, पांडिचेरी। कब? फर्स्ट बीसी। नाम क्या था इसका पहले पांडिचेरी का? अरिकमेडु। अरिकमेडु से क्या है, रोमन व्यापार के बारे में, रोमन देश के बारे में, व्यापार, रोमन देश के साथ व्यापार था भारत का या साउथ इंडिया का, इसकी जानकारी अरिकमेडु से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि यहाँ पर रोमन फैक्ट्रियाँ पाई गई हैं, रोमन सिक्के पाए गए हैं, अगस्टक के, रोमन शासक अगस्टक के, नीरो के, क्लाउडियस के, इन तीनों का क्या है, सिक्के प्राप्त होते हैं अरिकमेडु से फर्स्ट बीसी में। और इन तीन संगम क्षेत्रों से ही क्या है, ये सिक्के मिले हैं और ये फैक्ट्री, रोमन फैक्ट्री की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसलिए अरिकमेडु से भी ज्ञात होता है इन राज्यों के बारे में, साउथ इंडिया के राज्यों के बारे में। अगली जो जानकारी देता है साउथ इंडिया के संगम काल की, वह है प्लिनी। कौन है? प्लिनी। ओके, प्लिनी रोमन साम्राज्य के हैं, सब व्यापारी हैं। इसकी पुस्तक है नेचुरालिस हिस्टोरिका। नेचुरालिस हिस्टोरिका, उसमें विवरण देता है। याद है क्वेश्चन, किसकी पुस्तक? नेचुरालिस, नेचुरालिस हिस्टोरिका,
किस तरह विवरण देता है यह अपनी पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिका में प्लिनी। वह कहता है कि भारत क्या है, अपने सिल्क व मसालों का निर्यात करके, भारत अपने सिल्क व मसालों का निर्यात रोमन साम्राज्य को करके रोम के सोने का क्या है, दोहन कर रहा है। यानी कि इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, पहला कि रोम के साथ क्या है, भारत का व्यापार है, और व्यापार कैसा है, भारत के पक्ष में है। ठीक है, व्यापार कैसा है, ट्रेड डेफिसिट नहीं है, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो भारत के पक्ष में है, व्यापार आदि के किधर है, भारत की तरफ है। ठीक है, तो नेचुरल हिस्टोरिका में प्लिनी विवरण करता है क्या, कि भारत अपने सिल्क व मसाले का निर्यात करके क्या है, रोमन या रोम के सोने का दोहन कर रहा है। ठीक है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें प्लिनी की पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिका में। ओके, अगली एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। हालांकि इसके लेखक का जानकारी प्राप्त नहीं होती है, फर्स्ट एडी के करीब की ये पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अगला लिख लेते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस पुस्तक में क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है कि संगम क्षेत्रों से रोमन देश के व्यापार का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, संगम क्षेत्र जो हैं, जो हमने तमिलकम प्रदेशों की बात की, तमिल प्रदेशों की, इसकी चोलचेर पांड्य, इसके साथ रोमन साम्राज्य के व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है किसमें, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। विस्तृत वर्णन है इसमें। ठीक है, और सबसे ज्यादा पुख्ता जो जानकारी प्राप्त होती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये राज्य थे, वह है इनके स्वयं के संगम काल के पीरियड में लिखित साहित्य शिल्पाधिकारम का। अभी शिल्पाधिकारम की बात करेंगे हम, जब संगम साहित्यों की बात करेंगे, टोटल 7 संगम साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम जो पुस्तक को इन सब बातों क्या है, पुष्टि कर देता है कि राज्य क्या थे और स्थित थे साउथ इंडिया में। कैसे, शिल्पाधिकारम में बात की गई है दक्षिण भारत से श्रीलंकाई व्यापार का बात की गई है, उसका विश्लेषण किया गया है शिल्पाधिकारम में। हालांकि शिल्पाधिकारम पुस्तक में कुछ अलग कहानियां भी हैं, लेकिन शिल्पाधिकारम में क्या है, दक्षिण भारत से श्रीलंका के साथ व्यापार का विश्लेषण भी है। ठीक है, ये तो हो गया, इसके स्रोतों की बात कर ली हमने, टाइम पीरियड की बात की और भौगोलिक दृष्टि से भी बात की, कौन पहले आया कौन बाद में आया। ओके, अब बात कर लेते हैं हम स्रोत के बाद कितने संगम हुए, यानी कि कितने, जैसे हमने बौद्धों में पढ़ा है, बौद्ध काल में कितनी संगीतियाँ हुई, जैनों में कितनी संगीतियाँ हुई, उसी तरह क्या है संगम काल में भी क्या है 3 संगम होते हैं, यानी कि सब लोग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तमिल कवि विद्वान, उत्तर भारत के विद्वान, दक्षिण भारत के विद्वान, 2 संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। ओके, यही है संगम। तो कुल जो संगम हुए, टोटल कुल संगम जो जानकारी मिलती है वह कितनी मिलती है, 3। और इन संगमों की खास बात यह है कि इसको जो संरक्षण दिया गया पांड्य राजाओं द्वारा दिया गया, लेकिन जो जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिलती है और किसके बारे में मिलती है, चेरों के बारे में मिलती है, इनके साहित्यों के थ्रू, जो इस काल में बात साहित्यों की रचना हुई। ठीक है, ये 3 संगम तो दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो इतिहास है तीनों संगमों का, अभी शुरुआत में ही हमने बात की कि करीब 990 वर्षों का इतिहास है संगम का, यानी कि ये जो संगम चल रहे हैं 990 साल तक, और इसको जो पांड्य राजा संरक्षण दे रहे हैं वो टोटल 197 राजा हैं,
और जो कवि भाग ले रहे हैं वो करीब 8,500 से ज़्यादा कवि विद्वान इन संगमों में क्या है भाग लेते हैं। अध्यक्ष 3 होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 990 साल तक एक ही अध्यक्ष चलेगा। जब जब संगम हुए टाइम पीरियड तक चलते रहे, फिर दूसरा संगम हुआ उसका अध्यक्ष कौन बना, फिर कुछ पीरियड तक चलता रहा, फिर तीसरा संगम हुआ उसका अध्यक्ष कौन बना, ठीक है। तो पहले संगम की बात करते हैं। पहला संगम जो होता है पांड्यों की राजधानी तेन मदुरई में होता है। कहाँ होता है? तेन मदुरई। तेन मदुरई में, ठीक है, जो इसका स्थान है। ओके, शुरू के 2 संगम मदुरई में होंगे, तीसरा कपाटपुरम में होगा। तो तेन मदुरई में होता है। इसको पांड्य राज्यों का संरक्षण प्राप्त होता है। 89 पांड्य राज्यों का संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखेंगे 89 फर्स्ट में। हो सकता है मिलाने के लिए दे दे। क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं आजकल के क्वेश्चंस क्या है काफ़ी टफ होते जा रहे हैं। 89 राज्यों ने क्या है राजाओं ने संरक्षण दिया, दे सकता है। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम पांड्य राजाओं का संरक्षण संख्या दे सकता है 89। इसके बाद 59, फिर 49। 89 पांड्य राजाओं ने क्या है संरक्षण दिया। किसने दिया? पांड्यों ने। इसके जो पहले संगम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अगस्त ऋषि या अगस्त्यार भी कहते हैं इनको। अगस्त ऋषि या अगस्त्यार। और इन्होंने एक साहित्य की रचना की थी अगस्त्यम। ध्यान रखेंगे कि जो पहले संगम में था, प्रथम संगम में जो भी साहित्यों की रचना हुई वह उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, ठीक है। उपलब्ध क्या है? थर्ड संगम के जो साहित्य हैं उनकी उपलब्धि प्राप्त होती है वर्तमान समय में। पहले और दूसरे संगम के साहित्यों की जो रचना हुई वह उसकी प्राप्ति नहीं है। ये तो क्या पहला संगम तेन मदुरई, 89 पांड्य शासक, अध्यक्ष अगस्त ऋषि, और कौन सी रचना की थी उन्होंने? अगस्त्यम। और भी बहुत सारे रचनाएं हुई जो प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। दूसरा संगम, सेकंड की बात करें, पहली राजधानी है तेन मदुरई पांड्यों की। दूसरी राजधानी, दूसरा संगम कपाटपुरम में होता है, ठीक है। कपाटपुरम या इसको अलवय भी कहते हैं, अलवय, ठीक है, अलवय। 59 पांड्य शासकों ने क्या है इसको संरक्षण दिया। 59, चूंकि संगम क्या है कई 100 वर्ष तक चलते थे, इसलिए क्या है 59 पांड्य राजा क्या है इसको संरक्षण दिए, जो एक के बाद एक राजा हुए पांड्यों के। तो दूसरा संगम कपाटपुरम में 59 पांड्य राजाओं ने। इसमें जो अध्यक्ष है इस संगम के कौन है? तोल्कापियर। कौन है? तोल्कापियर, ठीक है। तोल्कापियर ने दूसरे संगम के दौरान एक साहित्य की रचना की, तोल्कापियम। किसकी रचना की? तोल्कापियम। तोल्कापियम बेसिकली क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तोल्कापियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी नियमावली इसमें दी गई है तोल्कापियम की। तोल्कापियम में बेसिकली क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ओके। नेक्स्ट जो संगम की बात करेंगे हम, कौन सा है? तीसरा, थर्ड संगम। यह कहाँ होता है?
मधुरा में, उत्तरी मधुरा, उत्तरी मधुरा में 49 पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया तीसरे संगम को, 49 पांड्य राजाओं द्वारा। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं एतु तोके, नाम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें याद रख देखेंगे, एतु तोके, एतु तोके, ठीक है, एतु तोके और पत्तुप पातु, याद रखेंगे, नाम काफी, पत्तुप पातु, ठीक है, पत्तुप पातु। ओके, ये संगम साहित्य के क्या है, ग्रंथ हैं। तो तोल्कापियन की हमने बात कर ली, एतु तोके पत्तुप पातु, डिफिकल्ट नाम है, इसको लेने में क्या अजीब टेढ़ी हो जाती है। तो ये 3 संगम हो गए, 3 संगम हो गए, राजा हो गए, अध्यक्ष हो गए, और उनके क्या है, उसके द्वारा रचित हुई पुस्तकें या साहित्यों की बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं किसकी, संगम साहित्य की। ठीक है, संगम साहित्य की आज चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में राजनीतिक राजवंशों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। संगम साहित्य, टोटल 7 साहित्यों की बात करेंगे हम। 7 साहित्यों में तो हमने 3 यहां देख लिया, इसकी तो प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, पहला तोल्कापियम संगम साहित्य में बात के हमने व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष की नियमावली दी गई है इसमें। दूसरा जो है एत्तु तोके, एत्तु तोके जो क्या है, 8 ग्रंथों का संग्रह है, और यह गीतों का संग्रह है। 8 ग्रंथ है, ठीक है, 8 ग्रंथों का संग्रह है, और ये इसमें गीत दिए हुए हैं, प्रेम ग्रंथ है यह। ठीक है, ये याद रखेंगे, एत्तु तोके 8 ग्रंथों या 8 गीतों का क्या है, संग्रह है, प्रेम ग्रंथ है यह। पत्तुप पातु, पत्तुप पातु जो है 10 गीतों का संग्रह है। क्या है, 10 गीतों कह लें या 10 ग्रंथों, 10 ग्रंथों में 10 गीतों का क्या है, यह संग्रह है। ठीक है, संगम कालीन राजनीतिक इतिहास पर यह प्रकाश डालती है पुस्तक पत्तुप पातु। मेनली इसमें क्या, पत्तुप पातु में चेर राजाओं की कहानी है। शुरू में हमने बात की क्या कि संरक्षण पांड्य दे रहे हैं, लेकिन इसमें कहानियां मेनली किसकी हैं, चेर राजाओं की कहानियां हैं। उनकी राजनीति के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के, राजनीतिक बुद्धिमत्ता के बारे में क्या है, इसमें जानकारी प्राप्त होती है इन साहित्यों में, पत्तुप पातु में। ठीक है, तो 3 साहित्य तो यही हो गए। चौथे साहित्य की बात करेंगे हम किसकी, संगम साहित्य में चौथा साहित्य पदीने किल, बहुत कठिन नाम है याद रखने में, पदीने किल, पदीने किल कड़क्कू, पदीने किल कड़क्कू, साउथ इंडिया के नाम ऐसे ही है। पदीने किल कड़क्कू, पदीने किल कड़क्कू क्या है, ये भी गीतों का संग्रह है। इसमें 18 गीतों का संग्रह है, 18 ग्रंथों में। ठीक है, 18 गीतों का एक संग्रह है। इसमें सदाचार परक गीत हैं। ठीक है, सद आचारों का, अच्छे व्यवहारों का, आचरण का गीत है इसमें, सदा परक। इसी का पाठ है कुरल। ठीक है, 18 गीतों में पाठ है एक कुरल। कुरल का याद रखेंगे, कुरल इंपॉर्टेंट है, कुरल ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुरल किस संगम साहित्य का पाठ है, तो किसका है, पदिन किल कड़क्कू का। ठीक है, कुरल। और कुरल की जो विषय वस्तु है क्या है, नैतिकता व धर्म, नैतिकता व धर्म।
कुरल की जो रचना की है तिरुवल्लुवर ने की है, तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर। इसने की है। कुरल की जो रचना की है, पाठ है यह इस पुस्तक का पेदिन किल कड़क्कू का। कुरल की रचना किसने किया? तिरुवल्लुवर ने। ठीक है। और कुरल का जो विषय वस्तु है क्या? नैतिकता है, धर्म है। ठीक है। और कुरल को पांचवा वेद भी कहा जाता है। चार वेद तो हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद, फिफ्थ। ठीक है। याद रखेंगे किस ग्रंथ को पंचम वेद या पांचवा वेद भी कहा जाता है। वो कौन सा है? करल, जिसमें धर्म की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है। तिरुवल्लुवर इसके क्या हो गए? रचयिता हो गए। और क्या कहते हैं कुरल को? तमिल साहित्य का बाइबल। ठीक है। इसको बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल भी कहते हैं। ओके। बाइबल क्या है? क्रिश्चियनों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। ठीक है। तो इसीलिए कुरल को क्या है? बाइबल भी कहा जाता है तमिल साहित्य का। हमने बात की अभी इसकी विषय वस्तु नैतिकता और धर्म के कारण। और कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आधार ग्रंथ। याद रखेंगे क्या कहते हैं? बाइबल भी कहते हैं, आधार ग्रंथ भी कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है। और इस पुस्तक पर जो स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है वो किसका? कौटिल्य का, कात्यायन का और मनुस्मृति का। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिल साहित्य की किस पुस्तक पर क्या है? कौटिल्य, कात्यायन और मनुस्मृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो तमिल साहित्य की कौन सी पुस्तक है? कुरल। ओके। ये हो गया हमारा चौथा संगम साहित्य। 3 इधर देख लिए, 4 इधर देख लिए। 5वीं जो बात करेंगे मणि मेखलय, यानी कि मणियों की श्रृंखला। मणियों की श्रृंखला, मणि मेखलय। यहाँ लोग बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? दिल्ली में जो सप्लाई का पानी है, एमसीडी का जो पानी है वो 2 दिन पे आता है। इस एरिया में जहाँ हम हैं डेली नहीं आता। ठीक है। तो मणि मेखला यानी कि मणियों की श्रृंखला या माला कह सकते हैं, मणि मेखला। तो मणि मेखला जो क्या है? तमिल साहित्य का, इसे महाभारत कहा जाता है। इसमें कहानी है, प्रेम कहानियां हैं। ठीक है। मणि मेखला में प्रेम कहानी है। इसलिए से क्या है? महाभारत में भी क्या है? कहानी ही है। इतना बड़ा महाभारत में क्या है? कहानी ही है, कौरवों की और पांडवों की। इसलिए से क्या है? तमिल साहित्य का महाभारत। ओके। तमिल साहित्य का महाभारत भी कहते हैं किसको? मणि मेखला को। क्यों? इसमें एक प्रेम कहानी है, एक वैश्या की जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या है? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। हालांकि इस कहानी पर नहीं जाएंगे। अगली पुस्तक की बात करते हैं किसकी? जो भी हम बात कर रहे थे, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम। ओके। शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के जो रचयिता हैं वह कवि हैं, एक जैन कवि हैं और राजा के भाई भी हैं, चेर राजा के, नेरिंजियोन। ठीक है। तो जैन हैं, कवि हैं, आनंद इलांगो आदिगल।
आनंद इलांगो आदिगल। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम के जो रचयिता है आनंद इलांगो आदिगल। इसमें कहानी है किसकी? नुपुर की। नाम नहीं है नुपुर, नुपुर नाम भी था। नुपुर का अर्थ क्या था? पायल या पाजेब। ओके, इसमें पायल की कहानी है, पाजेब की कहानी है, नुपुर की कहानी है। ठीक है, कहानी इसमें मेनली है ये है, शॉर्ट में जान लेते हैं। जो पांड्य राज्य में है, पांड्य राज्य के बारे में एक कहानी है कि पांड्यों के राज्य में क्या है, एक व्यापारी है, धनी व्यापारी है कोवलन, और उसकी पत्नी का नाम है कन्नगी। कन्नगी नाम से जान जाएंगे। कन्नगी की पूजा आज भी क्या है, साउथ में पवित्रता के लिए होती है। उसी पर यह कहानी है कि जो पांड्य राज्य में कोवलन व्यापारी है, धनी व्यापारी है, उसकी पत्नी है कन्नगी। ठीक है, और इस कन्नगी के पास एक पायल पाया जाता है, पाजेब पाया जाता है, जो उस समय के पांड्य राजा के रानी के पास भी था। ठीक है, हूबहू वैसा ही। और वह क्या है, चोरी हो जाता है, मिलता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो कोवलन व्यापारी की पत्नी के पास, कन्नगी के पास पायल है, वह वही है। इसी केस में क्या है, कोवलन को राजा द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है, और कोवलन का प्रेम अलग एक दूसरी वेश्या के साथ रहता है, माधवी के साथ। ठीक है, इस पर नहीं जाते हैं। तो कोवलन को क्या है, फांसी दे दी जाती है पांड्य राजा द्वारा। ओके, और कन्नगी को भी क्या, अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह क्या, चोरी का जो आरोप है वह गलत है, वो उसका अलग पाजेब था। ओके, तो कन्नगी द्वारा क्या, अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए आत्महत्या कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजा जो पांड्य राजा है उसको बहुत अपनी आत्मग्लानि होती है, और सिंहासन पर बैठे ही बैठे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब कहानियां हैं। ओके, कन्नगी जो है जब आत्महत्या करती है तो वह पांड्य राज छोड़कर चेरों के राज्य में आ जाती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे साउथ में जो इसकी कन्नगी की पूजा होती है, पवित्रता की पूजा होती है, सतीय धर्म से रिलेटेड। ओके, तो जो तमिल साहित्य हैं आज के, उसमें जो आर्यों के उपनिषद हैं, जैन धर्म है, और गीता का जो इस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी शिल्पाधिकारम से रिलेटेड। ठीक है, नेडू जेलियोन था पांड्य शासक, उसी ने फांसी दी थी कोवलन को। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, सातवां आखिरी साहित्य की, वह कौन सा है शिल्पाधिकारम के बाद? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि कहला, या इसको नाम मिलता है सीवग सिंधामणि। सीवग सिंधामणि। तिरुत्तक देवर इसके क्या है, किसके देवर? जीवक चिंतामणि। तिरुत्तक देवर से याद रखेंगे, तिरुत्तक। तिरुत्तक देवर लेखक द्वारा क्या, चिंतामणि, जीवक चिंतामणि की रचना की गई है। इसमें जो नायक है वह क्या है, जीवक नाम का एक नायक है इस कहानी का। ओके, यह विग्रह पुस्तक कही जाती है। क्यों कही जाती है विग्रह पुस्तक? इसको विग्रह पुस्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवक जो है नायक, जो इस कहानी का नायक है जीवक चिंतामणि का, वह अपनी 8 रानियों को क्या छोड़कर बाद में जैन भिक्षु बन जाता है, इसलिए क्या इसको विग्रह पुस्तक भी कहते हैं। इसका नायक जो है जीवक, वह अपने पराक्रम से 8 रानियों से विवाह करता है। ठीक है, आज के समय में एक संभालना मुश्किल है, 8 कर कोई नहीं। खैर, जीवक
चिंतामणि क्या कहते हैं, विग्रह पुस्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी 8 रानियों को जिसने विवाह किया था पराक्रम के दम पर, उनको छोड़कर जैन भिक्षु बन जाता है। ठीक है। इस तरह आज के क्लास में मैंने बात की संगम काल में स्रोत की, साहित्यों की, काल की, भौतिक भौगोलिक दृष्टिकोण की। ठीक है। संगम साहित्य की भी बात की। संगम साहित्य में क्या, आर्यों के जो उपनिषद हैं, गीता का जो ज्ञान है और जो जैन धर्म है, उसका स्पष्ट प्रभाव इन साहित्यों पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। ये तो संगम काल की बात हो गई। आज के कुछ इंट्रोडक्शन हो गए। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम चोल चेर पांड्यों के राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे, राजनीतिक वंशों के इतिहास की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।